वेलकम टू अ चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेईई की एग्जाम देने वाले हैं, खास करके आप लोगों के लिए जनरल साइंस का सीरीज स्टार्ट किया गया है। अब सभी को पता है कि सीबीटी 1 में अगर हम देखें 30 जो है क्वेश्चन जनरल साइंस से बनने वाला है। तो कोशिश यही है कि 30 आउट ऑफ 30 किस तरह आप स्कोर कर सके। और इसके अलावा जो है सीबीटी 2 में अगर हम देखें तो 15 क्वेश्चन जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री से बनने वाला है जनरल साइंस का पार्ट से। तो इसमें भी जो है 15 आउट ऑफ 15 आप किस तरह स्कोर कर सके, यही कोशिश है हमारे तरफ से। इसीलिए बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन को करवाया जा रहा है। हमने ये डिसाइड किया है कि सबसे पहले जो है ये जनरल साइंस में फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को एमसीक्यूज के थ्रू कवर करेंगे, फिर केमिस्ट्री और फिर लाइफ साइंस। इस तरह जो है जनरल साइंस का सीरीज चलने वाला है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि ये 5th वीडियो है। इससे पहले जो है 4 वीडियो ऑलरेडी हमने बता दिया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं, टेक्निक्स बताए हैं कि किस तरह इजीली क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारे जो है एक ही जो है प्लेलिस्ट हमने बना दिया, उसमें सारे वीडियोस को इंक्लूड किया जा रहा है। तो प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पे जाके आप सारे वीडियोस को जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जनरल साइंस का 5th पार्ट है और इसमें भी हम जो है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बस एक ही चीज जो है जो रह गया बताना, सारे स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से सुन ले। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कह रहे हैं कि सर जितना आप पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लेने से क्या हो जाएगा। देखिए, खुद को लिमिट मत कीजिए कि इतना पढ़ लेने से हो जाएगा। ये ऐसे विश्वास रखिए कि निरंतर जो है आपको प्रयत्न करना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं उनको अच्छे से उनके रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। वाइडर रेंज ऑफ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चंस पढ़ाए गए उनके अलग अलग एप्लीकेशंस को और भी देखें और भी इस तरह के क्वेश्चंस देखें। तो इस तरह जो है आप बहुत अच्छा खुद को बना सकते हैं और एग्जाम में बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पढ़ाया जो जा रहा है ये तो हेल्पफुल है, साथ में आपको खुद पे भी मेहनत करना है, खुद से भी मेहनत करना है और निरंतर ये प्रयत्न करते रहना है, तभी आप एग्जाम निकाल पाओगे। क्योंकि ये वीडियो जो है लगभग अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 लाख जो है व्यूज जाता है इस वीडियो में। 1 लाख बच्चे अगर देखते हैं तो 1 लाख बच्चे थोड़ी पूरा एग्जाम निकालने वाले, उतना तो सीट भी नहीं है। 7,934 बच्चे ही एग्जाम निकालने वाले, इतना ही सीट है। तो खुद पे मेहनत और खुद से मेहनत ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और निरंतर आपको करना पड़ेगा, खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो है हम वीडियोस तो ला ही रहे हैं, हेल्पफुल होने वाला है, लेकिन इतना पढ़ लेने से हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आपको लगातार पढ़ना है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं इनको यूज करते हुए वाइडर रेंज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तभी जो है आराम से एग्जाम निकाल पाएंगे। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे जो क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, साथ में टेक्निक्स भी बताया जाएगा किस तरह सॉल्व किया जा सकता है इजीली इन क्वेश्चंस को आराम से 5 से 10 सेकंड में, जहाँ जहाँ जरूरत है। पार्ट 1 से बिल्कुल सारे वीडियोज को जरूर देखना। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ इट्स। तो एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है और ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है। जो चीज़ यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है साथ में वो ये है, कोई ऑब्जेक्ट का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा। अगर उसी कंपैरिजन में और एक ऑब्जेक्ट रखा जाए, उसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे कम है, तो ऑप्टिकली वो हम रेयर मीडियम कह सकते हैं। तो याद रखना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर होगा। यही चीज़ आपको याद रखना, ये आप नोट डाउन कर ले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा वो ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर होगा। इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आपको देखने मिल सकता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, स्पीड ऑफ लाइट जो है ये हरदम याद रखना, रेयर मीडियम में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा और पूछा जाएगा कि स्पीड ऑफ लाइट इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे कम होगा, क्योंकि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें सबसे ज़्यादा कम होगा उसका जो है वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है कंपेयर टू डेंसर मीडियम। समझ में आ गया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ज़्यादा है वो जो है ज़्यादा जो है ऑप्टिकली डेंस है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है एज कंपेरिजन उसका जो है और वो ऑप्टिकली लेसर जो है डेंसर है। और स्पीड ऑफ द लाइट पूछा जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है 4 ऑप्शन में, और पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे आपको देखने मिलेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है जिसमें सबसे कम होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है स्पीड ऑफ लाइट होगा, क्योंकि रेयर मीडियम में जो है स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हर चीज़ को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है ताकि आप बहुत अच्छा से एग्जाम में परफॉर्म कर सके, कहीं भी कोई चूक ना रह जाए। Which of the following device is based on the phenomena electromagnetic induction? देखिए, अगर इस तरह का आंसर, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आंसर नहीं पता है तो एक बार ऑप्शन बिल्कुल देख लेना। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो एमीटर तो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। गैल्वेनोमीटर ये सबसे मेजर किया जाता है, ठीक है। एमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, लो क्वांटिटी का जो है लो अमाउंट ऑफ करंट वोल्टेज मेजर करने में काम में आता है। बल्ब
ऑब्वियसली नहीं है ये ऑप्शन, तो इसका सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 1 जनरेटर। तो इस तरह भी आप जो है ऑप्शन तक बिल्कुल पहुंच सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि इसके बारे में अच्छा से आप जान लें। तो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन पढ़ना जरूरी है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हिच देन प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, जो कि बेसिकली जनरेटर में हमें देखने मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज द पॉइंट कॉल्ड। तो मान लीजिए स्पेरिकल मिरर हम ले लेते हैं, इसका जो सेंटर है यही पूछा जा रहा है। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर से क्या कहा जाता है, तो इसे जो है पोल कहा जाता है। तो स्पेरिकल मिरर हो गया, इसका जो सेंटर है इसे हम क्या कहते हैं, इसे पोल कहते हैं। द इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के जो तीनों लॉ हैं बहुत अच्छा से आपको पढ़ना है, और जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है इसका इक्वेशन क्या है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो F इक्वल टू ma, ये सही आंसर होगा। यूनिट ऑफ फोर्स इज। तो यूनिट ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं। सब ये पढ़ के जाते हैं कि यूनिट ऑफ फोर्स जो है ये न्यूटन होता है, ये सबको पता होता है, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर चालाक होता है, वो इस तरह नहीं देगा आपको, ठीक है, वो इस तरह आपको जो है ऑप्शन में देगा। तो इसका सही जवाब होगा ये होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही न्यूटन बेसिकली होता है, इसी को हम न्यूटन कहते हैं। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही न्यूटन होता है। तो एग्जामिनर किस तरह क्वेश्चन बनाता है ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, इसीलिए इस सारे क्वेश्चन को हमने लिया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेईई के एग्जाम देने वाले हैं, खास करके आप लोगों के लिए बेस्ट 1100 जनरल साइंस के एमसीक्यूज बनाया गया है। सारे रेलवे के जितने भी पेपर्स प्रीवियसली हुए हैं सारे पेपर्स को अच्छा से हमने एनालिसिस करने के बाद ये क्वेश्चन बनाए हैं। ये जो 1100 क्वेश्चन है इसमें से 4000 क्वेश्चन बनाया जा सकता था थोड़ा सा वैल्यू को इधर उधर करके, लेकिन आप जल्दी से एनालिसिस कर सके, समझ सके रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, इसी वजह से जो है बुकलेट लाया गया है ताकि जनरल साइंस इसमें कोई कमी ना रह जाए, बहुत अच्छा से प्रिपेयर कर सके, एटलीस्ट इन सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद समझ सके कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए। तो इसलिए जो है बुकलेट लाया गया है। साथ में एक ऑफर भी है, साथ में जो है 1000 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी हमने फ्री में दे दिया है, ठीक है। ये सारे 1000 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस के बनाए गए ये भी रेलवे के सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ही बनाए गए हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जनरल साइंस तो 30 मार्क के पूछे ही जाएंगे CBT 1 में, लेकिन CBT 1 में 15 नंबर के जनरल अवेयरनेस भी पूछे जाने वाले हैं। तो 45 नंबर का जो प्रिपरेशन है ये बहुत अच्छा से हो सके, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और सिलेक्शन ले पाएँ, इसी वजह से जो है बुकलेट हमने लॉन्च किया है। अच्छा से पढ़ाया तो जा रहा है, साथ में जो है इस तरह के जो है बुकलेट लॉन्च किया गया है ताकि बेटर आप एनालिसिस कर सके, समझ सके, अच्छा से प्रैक्टिस कर सके और खुद में जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके। इसी वजह से बुकलेट लॉन्च किया गया, सिर्फ 99 रुपीज़ में लॉन्च किया है। लेना कैसे है, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर भरना है और जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि सही मेल आईडी दे, उसी मेल आईडी में जो है ये फाइल भेजा जाएगा। गलत मेल आईडी देंगे तो फिर जो है यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, मे भी हम आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो 2 बार जरूर चेक कर लेना कि मेल आईडी आपका सही हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी गलती भी किया था, तो ये बार बार जो है आपको कहा जा रहा है कि जब भी आप ये बुकलेट ले रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना कि मेल आईडी आपका सही हो, उसी में ये फाइल भेजा जाता है। बाकी अच्छा से प्रैक्टिस करने के लिए, सारे एनालिसिस करने के लिए रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, अच्छा से टाइम मैनेजमेंट और खुद के ऊपर जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ये बुकलेट आपके लिए बनाया गया है। खास करके साथ में अच्छा से हम पढ़ा भी रहे हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर होता रहे। ये सारे क्वेश्चन भी उसी में इंक्लूडेड है। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट सिस्मिक वेव। तो अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक में बहुत सारे जो है ये वेव जो है ये होते हैं। तो फास्टेस्ट, अभी सारे वेव के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आपको फिक्र करने का जरूरत नहीं है, लेकिन फास्टेस्ट जो सिस्मिक वेव है ये पी वेव या फिर प्राइमरी वेव जो है ये फास्टेस्ट जो है ये सिस्मिक वेव होता है, ठीक है। और इसको फास्टेस्ट सिस्मिक वेव क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये जो वेव है ये सबसे पहले जो है सेस्मोमीटर जिसमें अर्थक्वेक हम मेजर करते हैं ये सबसे पहले अराइव होता है। स्पीड क्या है इसका, ठीक है, कितने स्पीड में जो है ट्रेवल करता है, 1.5 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड में ये ट्रैवल जो है ये करता है। और एक चीज़ आपको ये याद रखना है, ये जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दें कि और एक क्वेश्चन इस तरह बन सकता है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव कौन सा होता है। अर्थक्वेक का सबसे डिस्ट्रक्टिव जो वेव होता है ये एल वेव होता है, लॉन्ग पीरियड वेव। नोट डाउन करें, ठीक है। दिस वेव इफेक्ट्स द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सोलर पावर सिस्टम। तो सोलर पावर सिस्टम से इनमें से कौन सा जो है रिलेटेड है, तो इसका सही जवाब है, यह है ऑप्शन नंबर 2, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। फोटोवोल्टेइक इफेक्ट जो है इससे ये रिलेटेड है। अगर हम देखें सोलर पावर सिस्टम अगर हम जनरली अगर हम बात करें तो लाइट एनर्जी को यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में विथ यूजिंग सर्टन काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप जो है सेमीकंडक्टर यहाँ पे होता है। इन दोनों को ज्वाइन करके जो है सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं और फाइनली जो है ये लाइट एनर्जी को जो है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो फोटोवोल्टेइक इफेक्ट पे जो है ये काम करता है। विच अर्थक्वेक वेव इन्वॉल्व इन ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने बोला था कि पी वेव जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसी तरह यहाँ पे पूछा गया इनमें से अर्थक्वेक जितने भी वेव्स हैं इनमें से कौन सा जो है ये ट्रांसवर्स वेव है। तो एस वेव जो है ये ट्रांसवर्स वेव जो है ये होता है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी अभी जो एल वेव बताया हमने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ये भी लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे इनमें से कौन सा बेस्ड नहीं है, तो इसका जो सही जवाब है यह है डिजाइनिंग ऑफ एरोप्लेन विंग्स। बाकी सारे डिजाइनिंग ऑफ शिप एंड सबमरीन ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही है। हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बेसिकली अगर आप थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहते हैं ये लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। यही है बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल। डेफिनेशन अगर हम देखें, इट स्टेट्स दैट द बॉडी इमर्ज्ड इन ए लिक्विड इज सब्जेक्टेड टू एन अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड। ये बेसिकली इसका डेफिनेशन है। बाकी इसके रिलेटेड चीज़ों को आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी है। इसके रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं उनको जरूर देखना, आगे चल के आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है। तो एक स्मार्ट बंदा वही करेगा कि जो पढ़ाया जा रहा है उनके रिलेटेड चीज़ों को भी कवर अप साथ में करता रहेगा ताकि वो वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। साथ में हमने बुकलेट तो लॉन्च किया है, वहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, डिटेल एनालिसिस भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, साथ में अपने तरफ से मेहनत करें। साइड बाय साइड आप सारी चीज़ों को भी कवर अप करते रहें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहें। विच इलेक्ट्रिक डिवाइस इज नॉट बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखिए यहाँ पे ज़्यादा पर डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डेफिनेशन पे जाते हैं तो आधा बच्चे यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। इसलिए सिंपल समझा दिया जाता है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता क्या है। देखिए करंट को जो है ये हीट में जो है कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग रेजिस्टिव मटेरियल, ठीक है। यही बेसिकली मान लीजिए कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होता है उसमें जो है रेजिस्टेंस यूज किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिक करंट को जो है ये हम हीट में कन्वर्ट कर सके। ये आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सही आंसर कौन सा है। देखिए फ्यूज अगर देखें तो फ्यूज किससे बना हुआ होता है, हाईली रेजिस्टिव मटेरियल और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ताकि इसमें से जब हेवी करंट जब पास हो तो ये जो है मेल्ट हो जाए। तो फ्यूज जो है ऑब्वियसली इसमें रेजिस्टिव मटेरियल, हाईली रेजिस्टिव मटेरियल यूज होता है, तो ये जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करता है। इलेक्ट्रिक आयरन बहुत ऑब्वियस है, ठीक है, कि ये तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये भी बहुत हाईली रेजिस्टिव होता है, तो भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक प्लग एंड स्विचेस ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम नहीं करता क्योंकि इलेक्ट्रिक प्लग और स्विच में अगर रेजिस्टिव मटेरियल लगा जाए तो बहुत ज़्यादा ये हीट हो जाएगा और ये जो है ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे या जल जाएंगे। इसी वजह से जो है इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड स्विचेस में कोई भी रेजिस्टिव मटेरियल नहीं लगाया जाता है और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे ये बेस्ड नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड। तो इन्हें जो है कौन सा मटेरियल कहा जाता है, तो इन्हें जो है ट्रांसल्यूसेंट जो है ये मटेरियल कहा जाता है। अब तीन तरह के मटेरियल होते हैं, एक ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेली लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बटर पेपर आपने देखा होगा, ठीक है। इस पार से उस पार आप देख तो सकते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इनको जो है इस टाइप के जो है मटेरियल को हम ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहते हैं। इसके अलावा ऑफिसेस में जो है फ्रॉस्टेड जो ग्लासेस होते हैं ये भी जो है ट्रांसल्यूसेंट जो है मटेरियल होते हैं। ट्रांसपेरेंट यानी कि क्लियरली आप इस पार से उस पार देख सकते हैं, ओपेक यानी कि इस पार से उस पार आप नहीं देख सकते, ठीक है। सोनार इज अ डिवाइस दैट यूज अल्ट्रासोनिक वेव टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कहाँ पे मेजर करता है, तो ये अंडर वाटर में मेजर करता है। खास करके जो शिप्स हैं, बड़े बड़े शिप्स में जो है ये सोनार लगाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोनार जो है क्या यूज़ करता है, कौन से वेव यूज़ करता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव ये यूज़ करता है टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड। इसके अलावा और एक चीज़ जो पूछा जाता है, सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। तो सोनार का जो फुल फॉर्म है ये है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका ये फुल फॉर्म है। विच एनर्जी ऑफ विंड डज विंड मिल यूजेस। तो विंड मिल में जो है आप देखेंगे विंड टर्बाइन जो है ये घूमते हैं, ठीक है, और ये विंड एनर्जी को फिर फाइनली जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी को बेसिकली काम में लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होता है, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन। यहाँ पे विंड मूव करता है, काइनेटिक एनर्जी जो है किसके वजह से होता है, मोशन की वजह से होता है। हरदम याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है
विंड का जो काइनेटिक एनर्जी है उससे जो है टरबाइन को ये रोटेट करता है, जिससे वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे काम में लिया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाई डिटेक्टर मशीन, काफी बार क्वेश्चन बना है, अलग अलग एग्जाम में बन चुका है। तो इसका सही जवाब है ये है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ को जो है इसे लाई डिटेक्टर मशीन भी कहा जाता है। ये स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस कॉमनली यूज्ड टू मेजर डैश एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। तो स्प्रिंग बैलेंस जो है ये बेसिकली फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट जो है, फोर्स को ये मेजर करता है। हम ये भी कह सकते हैं वेट को मेजर करता है। वेट जो है ये ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस जो है बेसिकली फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट को ये मेजर करता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं, कभी कभी ऑप्शन में मास दिया हुआ होता है। तो मास जो है ये अगर हम देखें तो एक्चुअल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन वेट जो है अगर हम देखें ये ग्रेविटेशनल पुल होता है। तो स्प्रिंग बैलेंस ये याद रखना, अगर फोर्स ना दिया हो तो वेट इसका सही आंसर होगा। तो बेसिकली अगर हम देखें फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट को जो है ये स्प्रिंग बैलेंस जो है क्या मेजर करता है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू कितना वाट होता है। क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के पेपर से ही लिया गया, रेलवे के क्वेश्चन में ये पेपर में बन चुका है क्वेश्चन। 746 वाट अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू इतना जो है ये होता है। डैश एक्सपेंशन मेक आईफिल टावर टॉलर ड्यूरिंग द समर्स। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है थर्मल एक्सपेंशन। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी को पता है अभी करंटली अगर देखें तो ओलंपिक्स का भी सीजन है, ठीक है। तो आईफिल टावर जो है पेरिस में है, पेरिस में ही ओलंपिक्स जो है रिसेंटली ये कंटिन्यूएशन में है। आगे चल के अगर हम देखें यहाँ से भी पेरिस ओलंपिक्स भी डिटेल में पढ़ के जाना, क्वेश्चन आगे चल के बनने वाला, ये एक आपको पहले ही बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो आईफिल टावर पेरिस में है, आयरन से बना हुआ है। और थर्मल एक्सपेंशन की वजह से समर में क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं ना ये हीट होने से एक्सपैंड होते हैं, और विंटर सीजन में क्या होते हैं, श्रिंक होते हैं, ठीक है। ज़्यादा कोल्ड होने से श्रिंक होता है। तो इसी वजह से जो है आईफिल टावर जो है थोड़ा सा टॉलर हो जाता है ड्यूरिंग समर, क्योंकि यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन होता है। उसी तरह बहुत ज़्यादा विंटर होगा तो थोड़ा सा श्रिंक भी होता है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये मेटल का है इसी वजह से आयरन का बना हुआ है, ठीक है, ये मेटल्स में खास करके, इसीलिए बहुत जगह ये भी क्वेश्चन बनता है जो मेटलिक स्केल होते हैं ना इनको यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों नहीं यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, जो प्रिसीजन है वो आपको नहीं मिलने वाला। इसी वजह से जो है यहाँ पे मेटलिक स्केल को नहीं यूज़ किया जाता है, क्योंकि समर में ये एक्सपेंड हो सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन, विंटर में ये श्रिंक हो सकते हैं। तो एक्यूरेसी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, इस वजह से जो मेटलिक स्केल्स हैं इनको कम यूज़ किया जाता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल्स आर यूज्ड इन, यहाँ पे आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहली बात फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, बिल्कुल पढ़ लेना। और साथ में और एक चीज़ हमने प्रीवियसली जो पढ़ाया था, हर एक वीडियो आपस में इंटरलिंक्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे वीडियोस को देखना। इसीलिए प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, सारे वीडियोस को उसको इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को जरूर देखना। इस तरह हमने पढ़ाया था मैक्सवेल थंब रूल, वो भी जरूर पढ़ लेना, ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है ये खास करके हम जो है ये एप्लीकेबल होता है इलेक्ट्रिक मोटर्स में, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है ये खास करके एप्लीकेबल होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल अभी यहाँ पे समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है लग जाएगा, इसी वजह से जो है सिंपल है, बहुत आसान है। अगर नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में बता देना, एक वीडियो जरूर उसके रिलेटेड हम बना देंगे, लेकिन खुद से एक बार पढ़ लेना, एक होमवर्क है आपके लिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, ये ध्यान रखना है आपको, जो आप नोट डाउन करना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है ये इलेक्ट्रिक मोटर के लिए एप्लीकेबल होता है, और फ्लेमिंग राइट हैंड जो रूल है ये इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए एप्लीकेबल होता है। ये चीज़ हमने पहले पढ़ाया था, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में बताया था, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, और उसका और एक यूनिट होता है गॉस भी होता है। ये भी क्वेश्चन जो है हमने प्रीवियसली आपको करवाया था, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी याद रखना, इसका जो बेसिकली एसआई यूनिट होता है ये टेस्ला होता है, और एक यूनिट इसका गॉस भी होता है। ये ऐसा यूनिट नहीं है गॉस, लेकिन एक यूनिट उसका गॉस भी होता है। साथ में जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका जो ऐसा यूनिट होता है ये वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स ये अलग अलग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। इसी तरह ये जो क्वेश्चन बनाया है ये बनाया गया है 1 टेस्ला इक्वल्स टू कितना गॉस होता है, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस जो है ये होता है, ये इसका सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे आने वाले जो पार्ट 6 है वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस को और भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो है ये सीरीज चलता रहेगा, और आपके लिए हेल्पफुल अगर है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।